ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर के रामलीला मैदान में हर सुबह की तरह 5 जून को भी लोग अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए थे। रामलीला मैदान में चारों तरफ झाड़ियां थी बड़ी बड़ी, जहां पर लोग आसपास घूम रहे थे। अचानक एक व्यक्ति की नज़र झाड़ी में पड़े एक प्लास्टिक बैग पर पड़ी। उसे कुछ शक हुआ तो उसने वहां पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने के बाद उस पैकेट को खोला गया। पैकेट को खोलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। पैकेट में कुछ ऐसा था जिसे देखकर हर एक की आंखें फटी की फटी रह गई। ना कोई कुछ समझ पा रहा था, ना कोई कुछ बोल पा रहा था। पैकेट के अंदर एक इंसान का एक पैर था। उस पैर को देखकर पुलिस भी चौंक गई। पुलिस को लगा कि एक पैर। इसके बाद पुलिस ने और जगहों को भी खंगालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद खंगालने के बाद झाड़ियों में ही दूसरा पॉलिथीन मिली। वहां पर भी जब खोली गई तो दूसरा पैर था, यानी कि एक इंसान के दोनों पैर मिल चुके थे। इसके बाद पुलिस के सामने ये था कि अब बाकी का पार्ट कहाँ है। पुलिस को लगा कि अगर दोनों पैर यहाँ पर हैं तो बाकी का पार्ट भी होगा। पुलिस ने पूरा पार्क खंगाल लिया। उसके बाद आसपास के एरिया भी देख लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने वे पैर समेटे और अपने साथ टेस्टिंग के लिए ले गई। अगले दिन सुबह ही सुबह फिर पुलिस को एक न्यूज़ मिली। पुलिस फिर रामलीला मैदान की तरफ दौड़ती है। जब पैकेट खोला जाता है तो आज उसमें कुछ अलग था। एक पैकेट में एक व्यक्ति का हाथ मिलता है और दूसरे पैकेट में दूसरा हाथ मिलता है। वहाँ पर भी इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। पुलिस अपना उनको लेती है, उठाती है और चली जाती है। फिर तीसरे दिन सुबह ही सुबह पुलिस के पास फिर फ़ोन आता है। पुलिस फिर रामलीला मैदान की तरफ भागती है और आज जो मिलता है वो एक पैकेट में एक जांघ मिलती है और दूसरे पैकेट में दूसरी जांघ मिलती है। यानी कि 3 दिनों से ये सिलसिला जारी था, जहां लोगों को पार्ट्स मिल रहे थे, पैर मिल चुके थे, हाथ मिल चुके थे, जांघ मिल चुकी थी, लेकिन बाकी का पार्ट अभी तक नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ, मॉर्निंग में फिर सुबह ही सुबह फ़ोन आया और जब पुलिस वहाँ पर भागी तो आज उन्हें मिला एक सर, जिसका चेहरा था पर वो सड़ा हुआ था, कुछ भी पहचान नहीं हो रही थी। इतना डैमेज था कि उसकी कुछ भी पहचान मुश्किल था करना। पुलिस ने सोचा बाकी का पार्ट भी ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ कुछ आज नहीं मिला, यानी कि आज सिर्फ एक पैकेट मिला। उसके बाद में पैकेट सारे ले जाकर सौंपे गए जांच एजेंसी को। जांच शुरू हुई पर कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद फ़ोन का आने का सिलसिला भी बंद हो गया और पैकेट के मिलने का सिलसिला भी बंद हो गया। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद लोगों की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस द्वारा खंगाली गई, लेकिन वहां भी कुछ ऐसा नहीं था जिस पे शक किया जाए। जब पुलिस के कुछ भी हाथ नहीं लगी तो क्राइम ब्रांच ये केस सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच द्वारा भी सीसीटीवी खंगाले गए, सारी रिपोर्ट्स देखी गई, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। कई महीने बीत गए, सारी जांच पड़ताल कर ली गई, लेकिन उसके बाद भी इतना भी सबूत नहीं मिला कि आखिर वो व्यक्ति जिसकी वो डेड बॉडी मिल रही थी, जिसके पार्ट्स मिल रहे थे, वो कौन था। इसके अलावा जो व्यक्ति का धड़ था वो भी गायब था। लेकिन जांच जब की गई उस वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आ चुका था, जो व्यक्ति की मृत्यु है वो 30 से 1 जून के बीच में की गई है और वो एक मेल है। इसके अलावा कुछ भी जानकारी नहीं थी। सीसीटीवी खंगाले गए तो वहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिला। कई महीने बीतने के बाद में दोबारा से सीसीटीवी खंगालने की क्राइम ब्रांच ने सोची तो उन्होंने एक चीज़ अटपटी सी उनको लगी। 31 जून से 1 जून के बीच के जो सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पर उन्हें खंगाले गए तो पुलिस को 31 से 1 जून के बीच में एक मेल और एक फीमेल रात के समय जो रामलीला मैदान है उसके अंदर जाते हुए देखा गया। उनके हाथ में पैकेट थे, जिनको पुलिस को देखते ही शक हुआ कि शायद इस मेल और फीमेल ने, यानी कि 2 व्यक्तियों ने वो पैकेट जो हैं वो अंदर फेंके थे। इसके बाद में सोचा कि शायद इस केस को कोई नए मोड़ मिले, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला क्योंकि रात का समय था, सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे फिर वही चीज़ दिखी। 1 जून के दिन का टाइम था, थोड़ी रोशनी थी, तब भी एक मेल और फीमेल वहाँ पर आए और इसी तरीके से टुकड़े जो हैं वहाँ पर पार्सल फेंक के और वापस चले गए, यानी कि खाली हाथ चले गए। बट ये था कि आज के दिन भी उनकी कुछ भी इस तरीके के चेहरा वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आया, पर जो नज़र आया वो थे उनके कपड़े, यानी कि दोनों के कपड़े। इसके बाद उनको अंदर आते हुए ना तो देखा गया और ना ही कुछ वहाँ पर पता चला।
पुलिस को शक हुआ कि अगर ये यहाँ पर फेंके जा रहे तो हो सकता है जो ये व्यक्ति है वो भी कहीं आसपास का हो। सारे थानों में रिपोर्ट की गई, सब चेक किया गया, सब देखा गया कि क्या इस टाइम पर कोई भी मिसिंग रिपोर्ट थी या कुछ था, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद घर घर जाकर पूछताछ शुरू की गई, कुछ भी वहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन 5 जून से जो नवंबर तक है, 5 जून से नवंबर तक का समय निकल चुका था। नवंबर में जाकर पुलिस को एक जो सबूत है वो हाथ लगा। पुलिस को ये पता चला कि पांडव नगर के त्रिलोकपुरी में एक अंजन दास नाम का व्यक्ति गायब था, जिसके बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। ये भी बताया गया कि ये व्यक्ति लगभग 30 जून से मिसिंग चल रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं थी। पुलिस ने फिर से जाकर थाने में रिपोर्ट चेक करी, लेकिन वहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं थी। अब ये तो पता चल गया था कि यहाँ पर एक व्यक्ति गायब है, लेकिन ये पता नहीं चला था कि उसके घर का पता क्या है। काफ़ी पूछताछ के बाद में पुलिस को उसका पता मिला, तो पुलिस वहीं पर पहुँचती है, यानी कि उसके घर पर जाकर जैसे ही गेट खटखटाती है तो वहाँ से एक लड़का निकल के आता है जिसकी उम्र लगभग 25 से 28 साल थी। उसे देखकर पुलिस जो वो है उससे पूछती है कि तुम्हारे घर में से कोई व्यक्ति गायब है क्या। तभी एक पीछे से फीमेल आती है, यानी कि मेल आती है, जिसकी एज काफ़ी अच्छी खासी लग रही थी। तो पता चलता है कि वो जो लड़का था उसका नाम था दीपक, और जो फीमेल थी उसका नाम था पूनम। तो दीपक पूनम का बेटा था। वहाँ पर वो उनसे पूछताछ करते हैं, वहाँ पर वो कुछ भी नहीं बताती। तो पुलिस उन्हें देख के पुलिस को शक होता है कि शायद ये दोनों वही है जो वहाँ पर टुकड़े फेंक रहे थे। पूछताछ के बाद भी जब उनसे कुछ पूछा जाता है उस व्यक्ति के बारे में, तो वो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, जिससे पुलिस का जो शक था वो गहरा जाता है। पुलिस क्या करती है, उनके घर की छानबीन शुरू कर देती है कि भाई देखते हैं, घर में छानबीन करते हैं, थोड़ा खंगालते हैं। तो पुलिस को एक अहम सबूत हाथ लगता है। पुलिस को हाथ लगते हैं वो कपड़े जो 1 जून के दिन जब टुकड़े फेंके गए थे दिन के टाइम में, जो उन्होंने पहने हुए थे। अब वो कपड़े जब उनके हाथ में लगे, दोनों के कपड़े, तो उनको जो शक था वो यकीन में बदल गया कि टुकड़े जो है इनके द्वारा ही फेंके गए हैं। पुलिस द्वारा उनकी अच्छे से जब पड़ताल की गई तो दोनों ने सारे भेद है फटाफट खोल दिए। अब स्टोरी जो थी वो कुछ इस तरीके की थी। व्यक्ति जो औरत थी उसका नाम पूनम था, उसकी शादी 13 साल की छोटी उम्र में कर दी गई थी। झारखंड की रहने वाली पूनम की शादी 13 साल की छोटी उम्र में कर दी गई थी। उसके जो पति था वो वहीं पर उसके साथ में रहता था। जब उसकी एक लड़की हुई तो पति उसे छोड़कर दिल्ली नौकरी के लिए आ गया, और जब वह दिल्ली आया तो उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। काफ़ी टाइम निकल गया तो पूनम अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकली और दिल्ली के लिए दिल्ली आ गई। उसके बाद अपने पति की यानी कि सुखदेव की तलाश में लग गई। उसे कुछ भी सबूत नहीं मिला, पति के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उस जांच पड़ताल के दौरान उसको पता जो एक मुलाकात है वो एक व्यक्ति कल्लू नाम से का एक व्यक्ति था, उससे उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात प्यार में बदल गई क्योंकि पहला पति नहीं मिला था, काफ़ी वो इमोशनल थी, और उसकी जो मुलाकात है वो उससे प्यार में बदल गई। उसके बाद में कल्लू और पूनम लिविंग में रहने लगे। लिविंग में रहते रहते उनके 3 बच्चे हुए, यानी कि अब टोटल 4 बच्चे हो चुके थे। एक जो पहला पति था उसकी बेटी और 3 ये। लेकिन जब उसकी एक छोटी बेटी 4 साल की थी उस वक्त वह छत से गिर गई, जिसके कारण 2016 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ही कल्लू जो था वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता था, काफ़ी ज़्यादा पूनम के साथ मार पीटता था करता था। इस वजह से उसकी 2016 में लीवर खराब होने के कारण मृत्यु हो गई। कल्लू से परेशान पूनम की 2014 में, यानी कि जब कल्लू जीवित था उस वक्त ही अनजान नाम की एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। यह मुलाकात भी धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और कल्लू के मरने के बाद में अंजन दास वहीं पर पूनम के साथ आके रहने लगता है। वह काम भी छोड़ देता है, शराब पीने लगता है, और जो दीपक हैं, दीपक और पूनम की कमाई अपने ऐश को कंप्लीट करता था और जो पैसा था उसको घर भी पहुंचाया करता था। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद दीपक और पूनम को ये बात पता चली कि अंजन दास पहले से शादीशुदा था। बिहार में उसकी पत्नी और साथ में उसके 8 बच्चे थे। वह जो खर्चा पूनम और दीपक जो भी कमाते थे उनको खर्चा भी भेजा करता था और अपने ऐश भी किया करते थे। इसके साथ साथ जब दीपक की शादी हुई, दीपक अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा,
साथ में जो उसकी बड़ी बेटी थी, पूनम की बड़ी बेटी थी, उसकी शादी हो चुकी थी, उसका तलाक हो चुका था और वह भी अपने घर वापस आ चुकी थी। लेकिन जो अंजन दास था उसकी बुरी नज़र बेटी पर थी। वह चाहता था बेटी के साथ में कुछ गलत करना और इससे उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने ऐसी हरकत की, अंजन दास ने दीपक की पत्नी पर भी बुरी नज़र डाली। इसके बाद माँ और बेटा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और उन्होंने कल्लू को रास्ते से हटाने की प्लान बना लिया। इस प्लान के तहत उन्होंने अपनी बेटियों को और साथ में दीपक की पत्नी को, दोनों को कहीं बाहर भेज दिया और एक दिन उसको इतनी ज़्यादा शराब पिलाई, यानी कि अंजन दास को इतनी ज़्यादा शराब पिलाई कि शराब पीने के बाद में उसमें बेहोशी की दवाई देने के बाद में वह बेहोश हो गया और उसको मार दिया गया। मारने के बाद लाश के टुकड़े किए गए और उनको फ्रिज में रखा गया। धीरे धीरे लाश को ठिकाने लगा दिया गया। अब इस केस को लोग काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस से, लेकिन दोनों की जो ये घटनाएं थी वो आसपास के दिनों में ही हुई, पर इनका एक दूसरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस के बारे में जो पूनम है और इनके जो बेटे हैं, इनका ये कहना है कि हमें इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये केस जब खुलना शुरू हुआ तब भी हमें ये शक नहीं हुआ कि हम भी इस तरीके से पकड़े जाएंगे।